नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर प्रिवेंटिव रिलीफ इंजंक्शंस की। तो दोस्तों इंजंक्शंस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी दी गई है और टेम्परेरी इंजंक्शन की प्रोविजन सीपीसी की ऑर्डर 39 रूल 2 में भी दी गई है। तो जैसे कि टेम्परेरी इंजंक्शन से तो हमें समझ आता है कि जो चीज़ टेम्पररी रिलीफ जो हो उसको हम टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली बात करता है मैंडेटरी इंजंक्शंस की और परपेचुअल इंजंक्शन की, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंजेक्शन की जो रिलीफ होती है वो हमेशा कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। कोई भी व्यक्ति एज अ राइट इंजंक्शन क्लेम नहीं कर सकता है, राइट। नोबडी कैन क्लेम इंजंक्शन एज अ राइट, इट इज ऑलवेज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट इंजंक्शन। अब इसका मतलब ये भी नहीं है, दोनों तरह की इंजंक्शन चाहे टेम्पररी हो चाहे परपेचुअल हो, हर तरह की इंजंक्शन कोर्ट के लिए डिस्क्रिशन होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोर्ट आर्बिट्रेरी अपनी मर्जी से जहां दिल करेगा देगा, जहां दिल करेगा नहीं देगा। तो कुछ सेट प्रिंसिपल्स होते हैं कि जब इंजंक्शन दी जाती है, राइट। तो वही सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। एन इंजंक्शन इज ऑर्डर ऑफ कोर्ट प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग समथिंग विच ही इज अंडर लीगल ड्यूटी नॉट टू डू। यानी कि इंजंक्शन कोर्ट का वो ऑर्डर होता है जब वो कोर्ट किसी पार्टी को ये ऑर्डर करता है कि आप वो काम नहीं करेंगे जो आपकी लीगल ड्यूटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी का कोई किराएदार है, ठीक है। अब उसको किराएदार को यानी टीनेंट को वेकेट करानी है प्रॉपर्टी। उसका एक प्रोसेस है कि आप रेंट कंट्रोल एक्ट में या और जो लॉ है इससे रिलेटेड, उसमें आप उसकी एप्लीकेशन लगाइए और कोर्ट एविक्शन का ऑर्डर करेगा। अभी होता क्या है कि किसी को गुस्सा आया, कोई ज्यादा पावरफुल है, बहुत माइटी है, वो क्या करता है, जाता है और किराएदार का सामान उठा के फेंक देता है। तो दिस इज इलीगल एंड दैट tenant has a right that he can go to court and ask for injunction। ये आदमी मुझे जबरदस्ती निकालना चाहता है और मेरे फेवर में आप राइट क्रिएट कीजिए, मुझे एक इंजंक्शन ऑर्डर दीजिए ताकि ये आदमी मुझे जबरदस्ती ना निकाल सके। अब जैसे ही वो ऑर्डर ले लेगा, अब जब वो उस आदमी उसके पास आएगा उसको निकालने के लिए, तो वो पुलिस को कॉल करेगा, पुलिस आएगी, ऑर्डर देखेगी और उस आदमी को जो ज्यादा ताकतवर है उसे भगा देगी कि आप इसको ऐसे नहीं निकाल सकते, गो टू कोर्ट इफ यू वांट टू एविक्ट हिम, राइट। सो टेम्परेरी इंजंक्शन सीपीसी में भी दी गई है, सीपीसी में ही दी गई है इनफैक्ट। टेम्परेरी इंजंक्शन आर सच एज टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम, राइट, or until further order of court. They may be issued at any stage of suit and are regulated by the CPC। अगर आपको टेम्परेरी इंजंक्शन वाला वीडियो देखना है तो वो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, आप CPC की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। काफी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है उस वीडियो में टेम्परेरी इंजंक्शंस को, राइट। तो किसी भी स्टेज पे दी जा सकती है और स्पेसिफिक टाइम के लिए दी जा सकती है। यानी कि जैसे कि किसी केस में, जैसे जो किराएदार वाला एग्जांपल मैंने दिया, जो टीनेंट वाला एग्जांपल दिया, इसमें हम कहें कि जब तक अनलेस ही ऑब्टेन अ लीगल कोर्स ही कैनॉट रिमूव दैट टीनेंट। यानी कि जब तक वो लीगल कोर्स नहीं लेगा मकान मालिक, तब तक वो प्रिवेंटेड है कि वो इसको यहां से नहीं निकाल सकता, राइट। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दी गई इंजंक्शन हो जाएगी। टू ऑब्टेन अ टेम्पररी इंजंक्शन द प्लेंटिफ हैज टू प्रूफ अ प्राइमा फेसी केस इन हिज फेवर। यानी कि उसे प्राइमा फेसी ये दिखाना पड़ेगा कि वो उसका केस मजबूत है,
उसके फेवर में लीगल राइट एग्जिस्ट करता है और केस जीतने का चांस भी उसी के फेवर में है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ऑल्सो लाई इन हिज फेवर। नाउ व्हाट इज परपेचुअल इंजंक्शन? परपेचुअल इंजंक्शंस आर एक परमानेंट इंजंक्शन, यानी कि परमानेंटली आपको किसी को कोई काम करने से रोक दो, भाई ये काम नहीं करेगा तू, ठीक है। परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। या अब देखिए, टेम्परेरी इंजंक्शन की तो एप्लीकेशन लगती है, जब भी कोई परमानेंट इंजंक्शन का सूट जाता है तो उसके साथ एक टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगती है, ऑर्डर 39 रूल 2 की। तो सूट होता है सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन और उसके साथ एक एप्लीकेशन होती है ऑर्डर 39 रूल 2 की। तो सूट होता है इसका। परपेचुअल इंजंक्शन यानी परमानेंट इंजंक्शन का हमेशा सूट होता है, जिसमें एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट, यानी कि सूट के मेरिट पे कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन देता है। द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेचुअली एंजॉइंड फ्रॉम एजर्शन ऑफ राइट। फिर उसके एक राइट को हमेशा के लिए रोक दिया जाता है, एंड फ्रॉम कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी कॉन्ट्रेरी टू द राइट ऑफ प्लेंटिफ। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमने जो किराएदार वाले एग्जाम्पल की बात करी कि अब किराएदार ने कोर्ट में सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन फाइल कर दिया, साथ में ऑर्डर 39 रूल 2 की एप्लीकेशन लगा दी। अब कोर्ट ने कह दिया कि अब आप इसको निकाल नहीं सकते यहां से, पर ये वहां कहीं कोई भी इंजंक्शन इसलिए नहीं दी जाती कि किसी का लीगल राइट इफेक्ट हो। तो यहां उसको परमानेंट टेम्परेरी इंजंक्शन तो मिल जाएगी, लेकिन परमानेंट इंजंक्शन उसको वहीं मिलेगी जहां उसका राइट हो और प्लेंटिफ के राइट के कॉन्ट्ररी वो फिर एक्ट नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब किसी किराएदार को ने कोई परमानेंट इंजंक्शन का सूट लगा दिया और कोर्ट ने उसको परमानेंट इंजंक्शन की रिलीफ दे दी, तो अब उसको इल्लीगल तरीके से वो नहीं निकाल सकता मकान मालिक, राइट। वो परमानेंट हो गया एक तरह से। परमानेंटली जब भी वो उसको निकालने की कोशिश करेगा तो वो उसके फेवर में आ जाएगी। अब मान लीजिए कि किराएदार का परमानेंट इंजंक्शन का सूट डिसमिस हो जाता है, तो उस केस में जो टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर है वो विकेट हो जाएगा और जो मकान मालिक है वो सूट के डिसमिसल के बाद उसको निकाल सकता है। अब दोस्तों मैंडेटरी इंजंक्शन देखते हैं। मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होती है? मैंडेटरी इंजंक्शन बेसिकली होती है दोस्तों कि जब हम किसी के ऊपर कोई मैंडेटरी कर देते हैं कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे केसेस, पहले हम एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। When to prevent a breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain act which court is capable of enforcing. The court may in its act of discretion grant an injunction to prevent a breach complained of and also to compel the performance of requisite act. When injunction compels doing of some act, इट इज मैंडेटरी इंजंक्शन। यानी कि जब आप किसी को कंपेल करें कि आपको ये काम करना ही होगा, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन द डायरेक्शन इज नॉट टू डू समथिंग इट इज प्रोहिबिटरी। एग्जाम्पल देखते हैं। राम इलीगली कंस्ट्रक्ट एंड थ्रेटन टू इलीगली कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर ऑन श्याम लैंड। यानी कि श्याम की प्रॉपर्टी पे राम जो है इलीगल कुछ कंस्ट्रक्शन कर देता है और वो फर्दर बनाना चाहता है, मतलब और कंस्ट्रक्शन करने का उसकी इंटेंशन है। अब यहां कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है? कोर्ट ऑर्डर कर सकता है डिमोलिश द स्ट्रक्चर। कोर्ट राम को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको डिमोलिश कर दीजिए। और मे ऑल्सो ऑर्डर डू नॉट कंस्ट्रक्ट एनी फर्दर स्ट्रक्चर। फॉर्मर मैंडेटरी, यानी कि जब कोर्ट ने डिमोलिशन का ऑर्डर करा तब तो वो मैंडेटरी इंजंक्शन का ऑर्डर होगा, और जब कोर्ट ने ये कहा मे ऑल्सो ऑर्डर डू नॉट कंस्ट्रक्ट, वो होगा प्रोहिबिटरी। यानी कि जब हम किसी को प्रिवेंट करते हैं तो वो होता है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, और जब हम किसी को डायरेक्ट करते हैं कुछ करने के लिए
कुछ करने के लिए मैंडेटरी कर देते हैं उसके लिए, तो उसको हम कहते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। ये इन दोनों का एक तरह से डिफरेंस है। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि वो सरकमस्टांसेस जिनमें परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करी जाती है। तो टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन विच इज एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिव, whether it is expressly or whether it is by implication, when such obligation arises from the contract, the court shall be guided by the specific performance of contract rules and provisions। या जब वो प्लेंटिव जो है थ्रेट करे, प्लेंटिव के राइट को डिफेंडेंट थ्रेट करे, तब भी परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करी जा सकती है। कब करी जा सकती है? जब डिफेंडेंट ट्रस्टी हो प्लेंटिव की प्रॉपर्टी का, जब हमारे पास कोई ये एसर्टेन करने का स्टैंडर्ड ना हो कि कितना नुकसान हो जाएगा अगर परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट नहीं करी जाती है तो, राइट। या जहां पे मनी कंपनसेशन एडिक्वेट ना हो, या फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकने के लिए इंजंक्शन नेसेसरी हो, उन सभी केसेस में परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करी जा सकती है। तो दोस्तों अब हम वो केसेस देख लेते हैं जब इंजंक्शन रिफ्यूज करी जा सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों जो है केस वो है, आप किसी को जुडिशियल प्रोसीडिंग करने से नहीं रोक सकते, राइट, अनलेस दैट इज फॉर रिड्यूसिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। अगर किसी ने कोई केस पहले से डाल रखा है और वो दूसरा केस डालने के लिए भी कहीं और मतलब परेशान करने के लिए डाल रहा है, तो आप डाल सकते हैं तब इंजंक्शन रिफ्यूज करी जा सकती है, अदरवाइज रिफ्यूज नहीं करी जा सकती। नाउ सेकंड केस इज टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच इंजंक्शन इज सॉट। यानी कि मैं किसी ऐसे कोर्ट में मुकदमा डालना चाहता हूं जो कि इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट फ्रॉम विच इंजंक्शन इज सॉट, यानी जिस कोर्ट से मैं इंजंक्शन मांग रहा हूं कोई कोर्ट उससे सबऑर्डिनेट नहीं, और मैं चाहता हूं कि उसको आप डायरेक्शन कर दीजिए कि मैं वहां मुकदमा ना डाल सकूं या उस तरह से, तो वो कोर्ट रिलीफ आपको नहीं दे सकता। जैसे कि मैं ये कहूं कि सिविल जज के यहां मैं मुकदमा डालूं कि कि आप इस प्लेंटिफ को इस डिफेंडेंट को डायरेक्शन दीजिए कि ये डीजे साहब की कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में मुकदमा ना डाले, तो ये रिलीफ आपको नहीं मिलेगी कभी कोर्ट में, राइट। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन अप्लाइंग टू लेजिस्लेटिव बॉडी, राइट, ये भी कोर्ट रिलीफ नहीं देगा। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन क्रिमिनल मैटर, कोर्ट किसी को क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने से भी नहीं रोक सकता। To prevent on ground of nuisance an act which it is not reasonably clear that it will be a nuisance। अगर अब मेरे को लगता है कि कोई चीज न्यूसेंस हो जाएगी, ठीक है, मैं जाता हूं कोर्ट में इंजंक्शन के लिए, अब ये क्लियर नहीं है that would actually cause nuisance, तो उस केस में भी कोर्ट कोई रिलीफ आपको नहीं देगा। To prevent continuing breach in which plaintiff has acquiesced, यानी कि जैसे acquiesced का मतलब दोस्तों होता है मौन स्वीकृति देना। अब आपने जो है किसी चीज को आपने मौन स्वीकृति दे दी, मतलब कि आप साइलेंट रहे, आप देख रहे हो कि आपका राइट ब्रीच हो रहा है, ठीक है, और देयर इज अ कॉन्टिन्यूस ब्रीच। अब आप चुप हो, देख रहे हो, आपने कोई एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट। अब आप एक दिन अचानक उठ के आते हो कि जी मेरा तो राइट इन्फ्रिंज हो गया है, मेरे को इंजंक्शन दी जाए, तो उस केस में भी कोर्ट आपको इंजंक्शन रिफ्यूज कर सकता है। When an equally efficacious relief can be certainly obtained by any other usual mode, यानी कि जब आपके पास इंजंक्शन के अलावा कोई और तरीका भी हो तो आपको उस वाले तरीके को एक्सरसाइज करना चाहिए, right। When the conduct of plaintiff or his agent has been such as to disentitle him, यानी कि उनका कंडक्ट ऐसा हो जो
उनको कोर्ट की असिस्टेंस ना मिले, यानी कि जैसे कि मान लीजिए वो कोर्ट में आते हैं, कुछ फैक्ट को वो सप्रेस करते हैं, कोर्ट से छुपाते हैं, तो उस केस में भी इंजंक्शन रिफ्यूज करी जा सकती है। When the plaintiff has no personal interest in the matter, यानी जब आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप आ जाते हैं कोर्ट में मुकदमा डालने। जैसे कि मान लीजिए कि आपके कोई आप रहते हैं दिल्ली में, और आप यूपी की कोर्ट में जाके एक मुकदमा डाल देते हैं कि जी ये आदमी जो है, एक्स आदमी यहाँ जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अब तो आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है सर? आप दिल्ली में रहते हैं, आपका कोई मतलब नहीं है। कोई उत्तर प्रदेश में इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसके नेबर देखेंगे, उसके आस पड़ोस के लोग देखेंगे, उस प्रॉपर्टी में जिसका इंटरेस्ट होगा वो देखेगा। आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसमें जाके दखल अंदाजी करें या इंजंक्शन के लिए कोर्ट में प्रे करें। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।